नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी धौलपुर से आ रही है, जहां करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव द्वारा महिलाओं और ब्राह्मण एवं वैश्य समाज पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आज विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। सांसद के धौलपुर आगमन की सूचना पर बड़ी संख्या में युवा हाथों में काले झंडे और प्रतीकात्मक रूप से जूतों की माला लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में सांसद के नहीं आने की सूचना पर कार्यकर्ताओं ने वहीं प्रदर्शन कर रोष जताया। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा समाज के सम्मान के विरुद्ध की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सांसद से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। धौलपुर से संजय कसानी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भजनलाल जाटव सांसद जी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है ब्राह्मण समाज के लिए, या तो भजनलाल जाटव जी माफी मांगे। उनके स्वागत में हम धौलपुर खड़े हुए हैं। जब वो आएंगे, जब उनका स्वागत तैयार है, या तो वो ब्राह्मण समाज से माफी मांगेंगे, ना तो उनका इसी तरह से स्वागत होगा। आज किसी कारण बस भजनलाल जाटव जी नहीं आए हैं, उनके स्वागत हम आज भी खड़े हुए हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और आगे भी विरोध में खड़े रहेंगे। एक सेकंड बोलो। विप्र फाउंडेशन द्वारा ये भजनलाल जाटव जी द्वारा दिया गया भाषण से गंतव्य जो कि निंदनीय था, और ये कोई राजनीतिक या सामाजिक विरोध नहीं है। ये विरोध है उन महिलाओं के सम्मान के लिए जिसका इस्तेमाल, भाषा का प्रयोग जो भजनलाल माननीय सांसद जी द्वारा किया गया कि मिल जा कर जा, इस तरह की महिलाओं के प्रति भाषा बोलना निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये भजनलाल जाटव को उसी भाषण से समाज के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं। धौलपुर में यहाँ के सांसद हैं जो भजनलाल जाटव जी, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले बहुत ही अभद्रता की बातें की हैं। समाज के प्रति, ब्राह्मण समाज के प्रति बहुत ही उल्टा सीधा कहा है। इसके लिए आज समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने विप्र फाउंडेशन की ओर से सभी ने यहाँ सभी युवाओं ने इकट्ठा करके और उन्हें धौलपुर की सीमा में जैसे ही वो प्रवेश करते तो उन्हें जूतों की माला के साथ और काले झंडों के साथ हम उनका स्वागत करते और उन्हें धौलपुर की सीमा पे प्रवेश नहीं करने देते। युवाओं के साथ उन्हें जूता की माला के साथ वापस पहुंचते भरतपुर। यह हमारा सभी हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में संगरिया पुलिस और जिला स्पेशल टीम यानी कि डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने भारतमाला रोड स्थित नगराना टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रुकवा कर तलाशी ली, जिसमें से 9,504 पव्य अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद शराब केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए मान्य थी, जिसे पंजाब के रास्ते गुजरात ले जाया जा रहा था। जब्त शराब की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 36 लाख रुपए आंकी गई है। संगरिया थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहां अपनी सगी मां की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने आरोपी रुस्तम पुत्र मोहम्मद अली को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में शाहपुरा के रहड़ गांव में शाहनाज बानो की हत्या के मामले में मृतका के भाई मकबूल मोहम्मद ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद मृतक के बेटे रुस्तम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष 26 गवाह और 32 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए थे। पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी बेटे को मां की हत्या का दोषी मानते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शाहपुरा भीलवाड़ा से किशन वैष्णव की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीट परीक्षा विवाद, छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा रैली में दिए गए संबोधन को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि नीट परीक्षा में हुए धांधली के कारण छात्रों को भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है और कई छात्रों ने तो आत्महत्या तक कर ली है। उन्होंने
उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने परीक्षा कराने वाले एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का शिक्षा के स्तर का जो बजट है वो टोटल 1,40,000 करोड़ शिक्षा का बजट है। लेकिन हम नीट छात्रों की बात करें कि देश के अंदर 22 लाख छात्र जो नीट का एग्जाम देते हैं, अगर हम उनकी बिल्कुल पूरा खर्च उठा के देखें तो वो लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है एक साल का, जो कि भारत सरकार के शिक्षा के ऊपर खर्च किए गए व्यय के बराबर है। आज देश के अंदर युवा बेरोजगार हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। 12 साल के अंदर 90 पेपर लीक हो गए और ये कहते हैं मगर बच्चों को पकड़ेंगे। बट नीट का पेपर जो लीक हुआ है, कांग्रेस पार्टी इस सब नीट की परीक्षा के अंदर जो बच्चों के साथ नुकसान हुआ है, बहुत से बच्चों ने आत्महत्या की है और दोबारा मन स्थिति के अंदर वो नहीं थे और दोबारा तैयारी करके आ सके। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और एनटीए की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और भविष्य के अंदर ऐसा तय हो ताकि बार बार ये परीक्षाएँ बार बार किसी परीक्षा के पेपर लीक नहीं हो। भारत सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और भारत सरकार ने अभी तक मानव संसाधन का मंत्री और उनके निदेशक किसी का इस्तीफा नहीं हुए, उसका हम इस्तीफे की मांग करते हैं। सो दैट ये वर्ड ऑफ माउथ से ये फैले। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये लीक क्यों, नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो क्या है, ये अभी तक कोई इसके अंदर नहीं घुसा है। नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच इज़ हेडेड बाय द बीजेपी आइडियोलॉजी। जो बीजेपी आइडियोलॉजी के आदमी हैं सब उसमें घुसे हुए हैं। मैं उन लोगों को सबको मानता हूँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर नीट का जो लीक है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल टेस्ट एजेंसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, इट इज़ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ हेडेड बाय द बीजेपी आइडियोलॉग। तो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है इस पेपर लीक के, उन सबको तुरंत प्रभाव से उनको रिजाइन करना चाहिए। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं मुहर्रम के अवसर पर अलवर शहर में मेव बोर्डिंग इमाम बाड़े से ताजियों का भव्य जुलूस निकाला गया। ये जुलूस भगत सिंह चौराहा और अंबेडकर चौराहा होते हुए जेल चौराहा स्थित कब्रिस्तान पहुंचा, जहां धार्मिक परंपरा के अनुसार ताजियों को सुपुर्द किया गया। जुलूस में समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अकीदत पेश की। इस दौरान कई श्रद्धालु मन्नत पूरी होने की कामना के साथ ताजिए के नीचे से निकलते नजर आए। मार्ग में ताजियों के आगे मातमी धुनें गूंज रही थी, वहीं जगह जगह पानी और शरबत की प्याऊ लगाकर लोगों की सेवा की गई। जुलूस के रास्ते में लगी चूड़ियों, खिलौने और मिठाइयों की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे। अतिरिक्त जाब्ता तैनात करने के साथ साथ पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे जुलूस मार्ग की निगरानी भी की गई। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। शारीरिक चुनौतियां अगर हौसले के सामने छोटी पड़ जाए तो सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। अलवर के 12 वर्षीय प्रतीक ने इसे सच कर दिखाया है। जन्म से दोनों कानों से सुनने में असमर्थ होने के बावजूद प्रतीक ने राइफल शूटिंग में ऐसा निशाना साधते हुए कि वे जिला, जोन और राज्य स्तर पर कई पदक अपने नाम कर चुके हैं। अब उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीतना है। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले प्रतीक के पिता और सेना से सेवानिवृत्त अजय कुमार ने बताया कि बेटे को बचपन से ही राइफल और बंदूक जैसे खिलौनों का काफी ज्यादा शौक था। करीब 2.5 साल पहले टीवी पर भारतीय स्टार शूटर मनु भाकर को पदक जीतते देखकर प्रतीक ने शूटिंग सीखने की काफी ज्यादा इच्छा जताई। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद रोजाना 3 घंटे कड़ी मेहनत कर प्रतीक मुख्य बदीर वर्ग में अपने से बड़े खिलाड़ियों को मात दे रहे हैं। अब प्रतीक का सपना है कि वे ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपने संघर्ष की कहानी उन्हें साझा करें। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज हम
उन पिता से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने होनहार बेटी यानी कि जो न सुन सकता है पूरी तरह, उनके लिए अपना जीवन किस तरह समर्पित किया है। हम उन्हीं से जानेंगे ये जो बालक है उनके लिए उन्होंने कितना योगदान दे रहे हैं। आइए हम उनसे पूरी कहानी सुनते हैं। सर आप अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं भारतीय सेना से एक्स सर्विसमैन हूँ। और सर मेरा जो बच्चा है प्रतीक, वो 10 साल का था उस टाइम पे मेरे बच्चे को शूटिंग की तरफ, मैं मनु भाकर का उस टाइम पे ओलंपिक का मैच देख रहा था, तो देख के बच्चे को शूटिंग की तरफ लगा हुआ उसके बाद में बच्चे ने मेरे से जिद करना शुरू किया कि मुझे भी शूटिंग करना है। 2-3 महीने बच्चे ने कंटिन्यू मुझे ये बोलता रहा कि पापा मुझे भी शूटर बनना है, शूटिंग करना है, मुझे भी मेडल लेके आने हैं। अपने इशारों में अपनी भावनाओं को प्रकट करता रहा। फिर मैंने और मेरी मिसेज ने डिसाइड किया कि हम भी बच्चे को शूटिंग कराएंगे। सोचते थे हम भी पहले कि शूटिंग काफ़ी कॉस्टली गेम है, हम एक मध्यम परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हमने फिर भी सर डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे की इच्छा पूरी करेंगे। हमने अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम पे शूटिंग लेके गए, शालीमार स्थित है, वहाँ पे बच्चे को अच्छा लगा और बच्चे ने काफ़ी अपना उसमें रुचि दिखाई। जो बच्चे की शूटिंग की इच्छा थी, आपने उसकी भावनाओं को पहचाना और उसके बच्चे की भावनाओं को आप आगे तक लेके गए। इसमें जो शूटिंग का एक गेम है वो बहुत ही महंगा माना जाता है, वो मैनेज आपने किस तरह से और कैसे? सर उसका मैनेज के लिए एक तो सर मैं जैसे कि ये पेंशन आती है एक मेरा, बाकी मैंने कुछ साइड जॉब भी किया है। इनकी मम्मी भी साइड घर के ऊपर ही अपना सूट का साइड वर्क करती हैं, हमने उस हिसाब से अपना मैनेज किया। और इसके जो भी शूटिंग का जो फीस वगैरह था, और आगे धीरे धीरे हम बच्चे के साथ बाहर गए, भोपाल देहरादून वगैरह इवेंट खेलने जयपुर गए, तो उस महंगाई के बारे में हमें पता लगा। बाकी हमने फिर धीरे धीरे जहाँ से हमने सोचा कि हमें उचित रेट में कोई चीज़ मिले, तो हमने डायरेक्ट वहाँ से मंगाना शुरू कर दिया। तो शूटिंग ऐसा हम जैसा सोचते थे कि शूटिंग काफ़ी महंगा गेम है, ऐसा नहीं है। एक मध्यम परिवार का बच्चा भी आराम से शूटिंग खेल सकता है। शूटिंग में जो राइफल काम आती है वो माना जाता है कॉस्टली होती है, तो आपने वो राइफल बच्चे को कब कितने में ला? सर शूटिंग की राइफल कॉस्टली होती है, मोस्टली अपने मैन्युफैक्चर ये सब बाहर से बन के राइफल आती हैं, लगभग जर्मनी वगैरह से आती हैं, अपने इंडिया के अंदर नहीं बनती हैं राइफलें। एक राइफल अगर हम परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट 3 लाख से लेके 5-6 लाख तक की कॉस्ट होती है। बाकी मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को फर्स्ट में इतनी कॉस्टली राइफल ना दिला के सेकंड हैंड राइफल, कोई अच्छी सी सेकंड हैंड राइफल देखूं। उसके लिए मैंने अपने पैरा ओलंपिक मोना अग्रवाल हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनसे मैंने बात की और उनसे बात करके दिल्ली में मैंने सेकंड हैंड राइफल देखी और वो परचेज की। अब तक प्रतीक ने कितने अवार्ड जीते हैं, उसके बारे में बताइए। सर प्रतीक ने अपना पहला, बाकी ओपन टूर्नामेंट तो काफ़ी खेल चुका है, लेकिन जो अपने सबसे पहला यानी इसने अपने जिला स्तरीय 2025 के अंदर सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद में इसने नॉर्थ जोन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हाल फिलहाल के अंदर अभी 2026 के अंदर अपना 24 स्टेट चैंपियनशिप के अंदर इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप प्रतीक को आगे किस मुकाम तक देखना चाहोगे? सर प्रतीक का मेरा मुकाम एक ही है कि मैं उसको ओलंपिक खेलते हुए और देश के लिए कुछ करते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे का सपना है कि एक दिन वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री से सम्मानित हो और वो सपना मैं उसका पूरा करना चाहता हूँ। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम प्रतीक। कौन सा गेम खेलते हो आप? शूटिंग में करता हूँ। किस वजह से आपने शूटिंग चुना? शूटिंग करना मुझे मेहनत के मेडल लेने चाहिए। आपने कहाँ देखा कि मुझे शूट करना है और शूट करने के बाद मुझे मेडल जीतना है? आपने किस जगह देखा?
मैंने फोन में देखा, मुझे शूटिंग करने का मन करता है। जब आप कितने साल के थे? 12 साल का। अब आप शूटिंग में कितनी रेंज तक, दूरी तक की मार कर सकते हो? 2। आप कितनी दूरी की मार से शूटिंग कर सकते हो? 10 मीटर। आपको जो राइफल है किसने ला के दी? आपकी जो राइफल है वो किसने ला के दी? पापा ने। ये वो फादर थे प्रतीक के, जिन्होंने, उनका एक सपना है कि मेरा बच्चा एक लंबी ऊंची देश के लिए उड़ान भरे और आगे अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित करे और गोल्ड मेडल लाकर जीते। प्रदीप गोयल, न्यूज़ 21 से। आज हम अगली खबर हमारी धौलपुर से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी मांगरोल मंडल के शक्ति केंद्र संयोजकों एवं बूथ अध्यक्षों की एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाना और आगामी संगठन कार्यों की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में उपस्थित बूथ अध्यक्षों और संयोजकों को डिजिटल लर्निंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मंडल प्रभारी विनय परमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक बूथ आधारित संगठन है और इसीलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनना सुनिश्चित किया जाए और उसकी 100% रिपोर्ट समय पर सरल ऐप पर अपलोड की जाए। इस अवसर पर मंडल सह प्रभारी हरेंद्र सिंह राव, पूर्व मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह सहित कई पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भिलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे के कोली खेड़ा गांव में इन दिनों चारागाह भूमि पर पोक लेन जेसीबी और डंपरों की मदद से धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा क्षेत्र के चारागाह से लाखों टन मिट्टी का अवैध दोहन कर चांदी काटी जा रही है, जिससे सरकारी भूमि छलनी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद माइनिंग विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। विभाग के टालम टोल और वाले रवैये को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष और गुस्सा देखने को मिला है। हालांकि सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार भी अपनी टीम के साथ साथ मौके के लिए रवाना हुए। ग्रामीण अब इस पूरे अवैध खनन नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। विजयनगर के समीप खारी नदी में बजरी खनन के विरोध में विजयनगर के निकट जालिया सेकंड गांव में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 9 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन शुक्रवार को आमरण अनशन में बदल गया। आंदोलन के तहत गांव के 5 ग्रामीण आज से आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने खारी नदी में बजरी खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण, जल स्रोत और क्षेत्र के किसानों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर उचित समाधान निकालने की मांग की है। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और अनशन पर बैठे ग्रामीणों के समर्थन में नारेबाजी की। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ग्राम जालिया में आज 9 दिन हो गए अनशन को। आज दिन तक प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली है, इसलिए आज हम ग्रामीणों में से 5 आदमी भूख हड़ताल पर अन्न को त्याग दिया है और जब तक प्रशासन हमारे सामने नहीं आएगा और इस बजरी को बंद नहीं करेगा तब तक हम इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। ये धरना अनिश्चितकालीन है। फिर बाद में 5 दिन बाद में हम अन्न तो छोड़ ही चुके हैं, हम जल भी छोड़ देंगे। प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारे पास आकर हमारी ग्राम जालिया में आज 9 दिन हो गए अनशन को। आज दिन तक प्रशासन ने कोई
नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर करौली जिला कारागार में बंदियों के सुधार और पुनर्वास हेतु जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई द्वारा 1 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कैदियों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना और उन्हें नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। शिविर में नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज मीना ने नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि अपराध और नशे का गहरा संबंध है, इसीलिए अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए नशे की आदत को छोड़ना बेहद जरूरी है। साइकियाट्रिक नर्स गौरव गोयल ने बंदियों को नशे से होने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में विस्तार से समझाया। वहीं नर्सिंग अधिकारी अंकुर पराशर ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी दी। जेल उपाधीक्षक रामकिशन मीना ने योग और ध्यान के माध्यम से इच्छा शक्ति को मजबूत करने के तरीके भी बताए। करौली से राधारमण सारस्वत की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में चांदी की टक्सा स्थित गुदास करान इमामबाड़ा अपनी एक बेहद अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जाना जाता है। जयपुर की बसावट के समय से बने इस सबसे पुराने इमामबाड़ों में से एक की खासियत ये है कि यहाँ ना तो ताजिया बनाया जाता है और ना ही ढोल बजाए जाते हैं। इमामबाड़ा कमेटी के सचिव वकरम अहमद ने बताया कि रियासत कालीन समय के इस इमामबाड़े में उनके बुजुर्गों द्वारा लगभग 250 वर्ष पहले करबला शरीफ यानी इराक से लाई गई मिट्टी से बनी एक तस्बीह यानी कि माला मौजूद है। इस तस्बीह में करबला की मिट्टी की ऐसी तासीर है कि हर साल मुहर्रम के 9 तारीख को जिस दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए थे, ये तस्बीह अपने आप लाल हो जाती है। इस अलौकिक घटना को देखने और अकीदत के साथ मन्नतें मांगने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। मुहर्रम की 1 से 10 तारीख तक अकरम अहमद का खानदान ही इसकी खिदमत करता आ रहा है। इसी दौरान यहाँ हर साल राहगीरों को तरब रुक बांटा जाता है और शरबत खिलाया जाता है। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये सर आजादी से पहले का इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा सुन्नी गुदाज ग्रान, और हमारे बड़े बूढ़े यहाँ पर बैठते थे। और ये यहाँ पर जो एक मुतबर्रिक चीज है, वहाँ उसमें करबला से तो मिट्टी भी लाई गई थी उस जमाने में, और एक तस्बीह है जो आज भी मौजूद है। तो वो लोग जब से अकीदत के तौर पे ये सब, ये जो उस जमाने में जो राजा महाराजा थे, जो भी थे, उन लोगों ने चढ़ाए ये लोग। और ये सब बहुत पुराना और कदीमी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। और ये जो है इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। माशाल्लाह खूब अच्छे जायरीन आते हैं, और नजर और नियाज बाकायदा मन्नत मुराद पूरी होती है लोगों की, नजराना होता है। और यहाँ पे तबर्रुकी का भी बटाया जाता है, चोबे वगैरह जो है हमेशा से जो वो बांटे जाते हैं। और ये जो तकसीम जो काम होते हैं वो सारे किए जाते हैं। हमेशा मुहर्रम में ये 5 दिन के लिए खोला जाता है, इसमें सारे काम होते हैं और उसको हम अंजाम दे रहे हैं साहब। जो हमारे बड़े बूढ़े हमें सिखा गए वो अब हम कर रहे हैं। अल्लाह का नहीं साहब, इसमें कोई ताजिया या कोई अलम नहीं जुड़ा हुआ। जो है वो आपके सामने है, और जो तबूरकात जो रखे हुए हैं वो अंदर है। उसी की फजीलत है कि लोग उससे फैज हासिल करते हैं और यहाँ चले आते हैं। हर साल लोगों की हाजिरी होती है यहाँ पे बाकायदा। और बस ये 10 तारीख को यहाँ से खोले जाते हैं, फिर वहाँ करबला जाते हैं, वहाँ नियाज नजर होता है। ये सर जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र कानोता बांध रामरतनपुरा की जगदम्बा बगीचे में पिछले 9 दिनों से चल रहे 9 दिवसीय 61 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ की आज भव्य पूर्णाहुति हो रही है। 18 जून से शुरू हुआ ये महायज्ञ पूरे क्षेत्र में धार्मिक आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शुभकामना संदेश भी यज्ञ स्थल पर पहुंचा, जिससे आयोजन समिति और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यज्ञ समिति के संरक्षक महामंडलेश्वर शंकर दास बाबा को भेजे संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण, गौ सेवा, राष्ट्र हित और समाज सेवा की भावना से आयोजित ये महायज्ञ समाज को नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए संत महात्माओं और क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। बस्सी से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। क्षेत्र में खुशहाली रहे,
जो किसान लोग खेती में हो और क्षेत्र में जितने भी व्यापारी हो वो खुशहाल रहे और देश में एक शांति का वातावरण बना रहे। ये कौन सा महायज्ञ यहाँ पे आयोजन किया? ये 9वां महायज्ञ है। इसमें लगभग कितने हजार आदमियों का पहुँचने का? 30 से 40 हजार आदमी आने की आशंका है। यज्ञ में जो प्रधान कुंड था उसका कितने का क्या रहा? इसमें प्रधान कुंड हमारे 11 लाख 71,000 हमारे गोपाल जी मनोड़ा साहब के तहत जो हमारे बगीर जी के बगल भी है, ये हमेशा सेवा करते हैं। क्षेत्र में खुशहाली रहे, जो किसान लोग खेती में हो और क्षेत्र में। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए News 21। धन्यवाद।